स्ट्रेन कर्व। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है ये कहाँ से आता है? सबसे पहले हुक्स लॉ से आता है। हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस, आपको यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर, जो हुक्स लॉ है बुक में, पेज नंबर 238 पर, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अपन जो बात कर रहे थे ना, ये हुक्स लॉ ही था अनजाने में, पर मैंने बता दिया आपको, नहीं तो आप बोलोगे कि सब कुछ पढ़ लिया और हुक्स लॉ क्या है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस यहाँ से हटता है, मतलब ये कांस्टेंट हटता है, और यहाँ पे ई आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको क्या? स्ट्रेन। और यहाँ से ई का वैल्यू कितना हो जाता है? ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। जी मॉडुलस ऑफ दूसरा रिजिडिटी, ठीक है। ई मतलब ये कांस्टेंट, इलास्टिसिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, जिसको बुक वाले ने इलास्टिक मॉड्यूलाई नाम दिया है। क्या नाम दिया? इलास्टिक मॉड्यूलाई, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नाम अजीब सा दिया है, हेडिंग जो दी उसने वो ई है। क्लियर है? अब इसका जो कर्व बनता था, वो कर्व में हमने क्या बोला था? इसका कर्व आपको कुछ इस टाइप से दिया है। यहां से आपकी जो बॉडी है कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ कर्व दिया है ना, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये कैसा पॉइंट है? बी पॉइंट है। यहाँ पर एक पॉइंट कुछ सी पॉइंट लिया हुआ है, ये कुछ एक डी पॉइंट है, और ये ई पॉइंट लिया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया था कि ओ से लेके ए तक स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। हाँ, स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। बी तक की लिमिट होती है, कुछ एक दो पॉइंट छूट गए थे वो देख लो। उसके बाद क्या है? ज़्यादा फोर्स आप लगाते हो, उसके बाद फिर बॉडी क्या हो जाती है? इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर क्या हो जाता है? सी पॉइंट पर ये सेट हो जाती है। इसका मतलब बॉडी आपने खींच दी तो वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आती। जैसे वायर आपका आपने 10 सेंटीमीटर का था और फोर्स इतना लगा दिया कि वो कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। अब वो उसकी लेंथ कितनी बरकरार रहेगी? अब 11 सेंटीमीटर बरकरार रहेगी, मतलब उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ गया है। स्ट्रेन आना क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन, मतलब इसकी डायमेंशन क्या हो गई? बदल गई। हाँ, प्लास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। इसी रीजन को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक रीजन बोलते हैं, है ना। तो प्लास्टिक रीजन हमारा कौन सा रीजन होता है? बीडी वाला रीजन होता है। बी से डी तक वाला रीजन को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक रीजन। हरी बात समझ में? प्लास्टिक रीजन वो होता है कि एक बार खींच दिया उसके बाद बॉडी वापस से नहीं आने वाली। इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया तुमने वायर पे कि वो उसमें तनाव बरकरार रहेगा। होता भी है। आप स्प्रिंग को अगर खींचते हो या फिर आपके शॉकअप्स होते हैं गाड़ी के, वो इतने ज़्यादा कंप्रेशन और एक्सपांशन झेलते हैं कि एक टाइम के बाद उसमें प्रॉपर गैप हो जाती है ना। हालांकि उसमें दोनों टाइप्स होता है, नीचे भी जाते हैं ऊपर भी जाते हैं, तो उसमें नहीं होता। पर कई जो स्प्रिंग्स होती है उसमें तो प्रॉपर इलॉन्गेशन हो जाता है। या फिर आप जो वेट जिससे नापते हो उसमें भी कुछ बैलेंस में आपको एरर आ जाती है, क्योंकि वो इतना वेट झेलते हैं हर बार कि उसके अंदर की जो पार्ट्स होते हैं उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। तो अब उसकी डायमेंशन बदल गई है, तो उसके हिसाब से वो 1 किलो का वेट बताता है, ये तुम नहीं रखो तो भी फिर आपको क्या करना पड़ता है? वो वेट माइनस करना पड़ता है। वो बहुत बड़े बड़े उसमें होता है, जनरली छोटे छोटे उसमें तराजू में नहीं होता है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है मैंने, आपने देखा हो या नहीं देखा हो, पर ये एरर की जैसे होता है, ठीक है। तो ये इलास्टिक रीजन होता है। ओबी वाले रीजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक रीजन। ओबी वाले रीजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक रीजन होता है, ठीक है। इलास्टिक रीजन फॉलो करने वाले डक्टाइल और टेंसाइल मटेरियल होते हैं। ये रीजन फॉलो करने वाले हमेशा क्या होते हैं? डक्टाइल या फिर क्या होंगे? टेंसाइल मटेरियल होंगे। मतलब कि आप इस पर फोर्स लगाओगे ये वापस से अपनी जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इनकी डक्टिलिटी अच्छा है। फोर्स ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा लगाओगे, रीजन कौन सा है बेटा? इलास्टिक रीजन ओ से बी तक का। मतलब कहाँ से कहाँ तक का? यहाँ से यहाँ तक का। मतलब यहाँ से यहाँ तक के कर्व जो फॉलो करेंगे वो सब वापस से अपनी जगह पर आ जाएंगे। उसके बाद फिर कौन सी लिमिट चालू हो जाएगी? बी से डी तक प्लास्टिक लिमिट। बी से डी तक प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट में तुमने फोर्स लगा दिया तो परमानेंट बॉडी में क्या आ जाएगा? डिफॉर्मेशन आ जाएगा, और फिर वो अब अपनी जगह पर नहीं आने वाले। अब आपने और ज़्यादा फोर्स लगा दिया तबीयत से ही, तो फिर क्या होगा? फिर बॉडी में क्या होगा? रप्चर पॉइंट, मतलब इसमें रप्चर फ्रैक्चर आने लग जाएगा। मतलब बॉडी एकदम से नहीं टूटती है। फिर क्या होती है? पहले क्रैक आता है जैसे इस टाइप से, और फिर क्या होता है? फिर तुम कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा भी फोर्स लगाओगे
कि ब्रेक हो जाएगा, इस टाइप से ये बताता है। क्लियर है? इस इलास्टिक लिमिट भी चलती है ना, यही तो लिखा, ओ से बी तक इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक रीजन है ये। और अच्छा बी ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट और यहाँ पर बी पॉइंट है। ए पॉइंट स्ट्रेस वाले पॉइंट को बोलते हैं, यहाँ पर स्ट्रेस होता है और यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो ये जो ए वाला पॉइंट होता है, ए वाले पॉइंट को, ए वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ए तक प्रोपोर्शनलिटी रहती है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मतलब ये वो स्ट्रेस है जब तक का प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन रहेगा। और बी वाले पॉइंट को क्या बोला है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, मतलब ये वो पॉइंट है जब तक कि आपकी, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस बनेगा वो देखना है आपको। क्लियर है? मतलब अपन बोल सकते हैं ना कि गोल सबसे ज्यादा इलास्टिक। हाँ, आप मतलब वो इलास्टिक वो चीज़, वो मटेरियल ज़्यादा होगा कि ज़्यादा फोर्स लगाया आपने, है ना, और वो चीज़ वापस से अपनी जगह पर आ गई, है ना। जैसे मान लो कि मैंने 1 न्यूटन का फोर्स, भाई ई का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब आप यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ई का वैल्यू अगर ज़्यादा निकला, ई का वैल्यू ज़्यादा है और एक का ई का वैल्यू कम, जैसे आपका ई का वैल्यू निकला किसी का 3.7 और एक ई का वैल्यू है कितना 2 मान लेते हैं, 2 मटेरियल है, तो ये क्या बताता है, मतलब यहाँ पर स्ट्रेस भी वही है, यंग्स मॉडुलस दोनों के सेम है। 3 टाइप के ही होते हैं ना, फिर एक यंग का होता है, एक शेयर होता है और एक बल्क होता है। तो अपन ने मान लो कि ये यंग्स के लिए देख लिया या शेयर किसी के लिए भी देख लो, तो ये वैल्यू ज़्यादा क्या बताता है कि ई का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी क्या अच्छी है, मतलब इस पर आप फोर्स लगाओगे ज़्यादा तो ये झेल लेगा, वापस से आ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि इसकी लिमिट कितनी है, 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल हो सकता है, अभी कैलकुलेट नहीं किया अपन ने कितनी है। 10 न्यूटन। अब इस पर 10 न्यूटन का लगाओगे तो टैम बोल जाएगा अभी, मतलब वो हो सकता है कि ये इतना झेल नहीं पाए क्योंकि इसका इलास्टिक का वैल्यू क्या है, तो कम है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, वो तो तुमको निकालना पड़ेगा ना, वो काम इंजीनियर का होता है, मतलब वो सब कैलकुलेट करेगा वैल्यू मामले में और निकाल देगा। अपन ने 2 मटेरियल को अलग अलग यहाँ पर निकाला है। ई की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू नहीं यूनिट, ई की यूनिट तुमको निकलवाई थी। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एफ इंटू एफ बाई इंटू एल बाय डेल्टा एल बाय एल, ये तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, डेल्टा एल दोनों की मीटर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस की तो कोई यूनिट सॉरी स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है ना, तो बस जो बनेगी वो किसकी यूनिट बनेगी, स्ट्रेस की। पर ई को पास्कल नहीं, न्यूटन पर मीटर, पास्कल प्रेशर के लिए फिक्स है। ठीक है, हाँ प्रेशर है, पर यहाँ पे रेशो है, ये 2 चीज़ों का, जिसमें स्ट्रेन भी है अंदर इंटरनल, है ना, जिसकी यूनिट नहीं बन रही। तो क्लियर, और कुछ बच गया। हाँ, इलास्टोमर्स मतलब नो प्लास्टिक रीजन, जिसमें प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं, उसको क्या बोल दिया, इलास्टोमर्स। जैसे रबर में क्या होता है, कितना भी खींच लो वो वापस से अपनी जगह पर आ जाता है, उसमें डिफॉर्म नहीं होता है, या तो वो टूटेगा, है ना। अपन मतलब मान लेते हैं कई बार हो जाता है, जैसे रबर में भी इलॉन्गेशन आता है, ठीक है, वो भी रबर ही एक तरीके से रबर ही हो गया। रबर मतलब वो सब रबर की कैटेगरी हो गई। रबर इलास्टोमर्स तो 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, डक्टिल, ठीक है, दूसरे कैसे होते हैं, ब्रिटल, डक्टिलिटी, ये डक्टाइल रीजन जो ओबी रीजन को फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। फिर ब्रिटल रीजन मतलब प्लास्टिक रीजन जिसका स्मॉल होता है, मतलब प्लास्टिक रीजन स्मॉल का मतलब है कि उसमें कोई संभावना ही नहीं है कि वो कुछ बढ़ेगी इसकी लेंथ, वो फोर्स लगाते सही टूट जाएगा। प्लास्टिक रीजन कम होने का मतलब ये कि ये स्पेस ही क्या है, बहुत कम, मतलब बी और डी वाले पॉइंट क्या है, बहुत नजदीक में, समझ गए। तो इसको पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, ऐसे मटेरियल को ब्रिटल, इसको क्या बोलेंगे, ब्रिटल मतलब टूट जाता है, ज़्यादा फोर्स लगाने से क्या हो जाता है, टूट जाता है, मतलब इसमें इतनी भी ताकत नहीं है कि ये वापस से इलोंगेट होके और फिर वापस से आए, मतलब इलोंगेट तो छोड़ो, वो क्या है, टूट ही जाएंगे। ठीक है, और इलास्टोमर्स रबर्स टाइप के मटेरियल होता है जिसमें नो प्लास्टिक रीजन होता है। इलास्टोमर्स तीसरा क्या होता है, इलास्टोमर्स, ठीक है, इलास्टोमर्स मतलब तीसरा होता है इलास्टोमर्स, रबर समझ गए। रबर जो होता है वो अपन ऐसा मान के चलते हैं कि उसमें प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है। प्लास्टिक रीजन होने का मतलब कि आप उसको जितना खींचोगे तो वो उतना खिंचाता है और वापस से अपनी जगह पे
आ जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि खींच दिया तो ऐसे ही रहेगा वो वापस से हमेशा आता है। लिमिट के बाद तो हर कोई टूटता है, क्योंकि रप्चर पॉइंट है ये, तो फ्रैक्चर पॉइंट खत्म ही होगा। ठीक है, हाँ तो वो अगले चैप्टर में। तो ये हमारा ये स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व खत्म हुआ। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज दी जिसको बोलते हैं अपन क्या, एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर। अच्छा, सबसे पहली चीज तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी वायर की। बिना खींचे वायर की कोई एनर्जी क्या, पड़ा है तो पड़ा, कोई एनर्जी नहीं। जैसे गुलेल को आप खींचते हो, उसको मान लो वायर लगाया आपने, ठीक है ना, वायर जितना खींचोगे और छोड़ोगे तो वो उतनी दूर जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, वो मिसाइल की, इसको मिसाइल बोल दो जो छोड़ रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में। खींचा मतलब कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ा मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब किसकी बनी वो, मिसाइल, मतलब जो भी आपने यहाँ पे पत्थर वगैरह डाला था उसमें, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर पता चल जाए तो आप ये भी बता सकते हो कि मिसाइल कितनी स्पीड से जाएगा। आप mv² से इक्वेट कर देना उसको, तो मिसाइल की स्पीड आ जाएगी। क्लियर है। अब ये चीज़ जनरल भी होता है, जैसे ये स्ट्रेच, ये भी वायर है, इसको मैं खींचूंगा और छोड़ूंगा तो लगती है ना आपको कई बार, ठीक है, पर वो आप क्या है, हाथ से करते हो। आपको हाथ यूं नहीं करना है, आप इसको ऐसे ही रख के यूं करके करना है। क्लियर है। तो मतलब एनर्जी है तो ही तो लग रही है, किसी चीज में एनर्जी नहीं है तो क्या होगा। हाँ, आप एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। स्टील की रॉड में आपको भयंकर ही प्रेशर लगाना, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। इतनी ताकत हमारे पास नहीं है, मशीन ले आओ तो पता चल जाएगा। ठीक है, खैर हम जो करते हैं छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इलास्टिसिटी हर चीज़ पे एप्लीकेबल होती है। जरूरी नहीं कि जो चीज़ खिंचा रही है कि नहीं खिंचा रही, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं कि खिंचाना, जो हमने रीजन देखा, कर्व देखा, वो क्लियर होता है। यहाँ से साबित होता है कि जरूरी नहीं कि रबर, इलास्टिक मटेरियल हो सकता है खिंचाए भी, ना भी खिंचा हो सकता है। स्टील पे फोर्स लग रहा है, आपको दिख थोड़ी रहा है ना, थोड़ा भी खिंचा रहा है तो हो रहा है वो, तो भी है, उसमें हम फॉर्मूला से सब निकाल सकते हो। क्लियर है। तो जो फॉर्मूला होता है U, इसको बोलते हैं U, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी को U से कहते हैं, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस ये लिख लो पहले फॉर्मूला, ये डिराइव करेंगे अपन, इंटू वॉल्यूम, इंटू क्या, वॉल्यूम। अच्छा, और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो एक की मदद से, और मतलब स्ट्रेस की जगह क्या रख सकते हो, आपको पता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है, E होता है ना। तो एक बार स्ट्रेस की जगह E इंटू स्ट्रेन रखूंगा, है ना, नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक बार स्ट्रेस की जगह क्या रखूंगा मैं, E इंटू स्ट्रेन, STN। तो रखो, स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन रखोगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू स्ट्रेन आ जाएगा, और स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अभी स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस की जगह रखा, अब मैं स्ट्रेस को वैसे ही रखने दूं, और स्ट्रेन की जगह क्या रखूं, स्ट्रेस अपॉन में E। नहीं समझे, कर सकते हो ये सब बदलाव। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया। इसमें जो मेन मुद्दा होता है ये होता है कि ये तो तुम कर लोगे, मेन चीज से ऐसा तो 10 डेरिवेशन बना लो यार। फिर अब ये गणित है, गणित हर कोई अपने हिसाब से अब कर लेता है। बोले अच्छा ऐसे फॉर्मूले तो बनाने हैं, मेरे को एक आता है तो मैं 10 बना लूंगा, उसमें क्या है, वैल्यू पुट कर घुरा के। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मुझे करना है तो ये वॉल्यूम यहाँ से बिठा के कहाँ कर दूंगा, यहाँ पे। तो जनरली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। नहीं आ रही समझ में। 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन अच्छा लिखता है, और उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। कुछ भी नहीं, वॉल्यूम था वहां पे डिवाइड में कर लिया तो पर यूनिट वॉल्यूम बन गया ना। पर यूनिट का मतलब आपने वॉल्यूम में कितना एनर्जी है उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में। ठीक है, यही है, सब सेम ही है। ये गणित के रूप है, जैसे भगवान के कितने रूप होते हैं बेटा, है ना। तो
मतलब इतने सारे अवतार है तो ये सब अवतार है अलग अलग ले रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं? अपन एक के दर्शन कर लो, इसका मतलब ये है कि भैया हमें सबके लिए पास नहीं भागना है, सब सारे भगवान क्या है, दे ऑल आर सेम। गॉड हमारे लिए गॉड है। अब ये मैथ्स समझते हो तुम, जिसको मैथ्स पता है, तुम्हारे साथ मैथ्स भी तो जुड़ा हुआ है, तो फॉर्मूले पता है तो तुम इधर उधर कर करा के फॉर्मूले बना सकते हो। चलो अब इसकी डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। तो इसका डेरिवेशन में ऐसा है, मान लेते हैं एक वायर है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पर, इसका लेंथ कितना है, एल लेंथ है, शुरू में लेंथ कितना है, एल। इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया कितना, लेटेस्ट से एफ फोर्स लगाया, तो ये वापस से पलट के एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स होता है इसका नेचर क्या होता है बेटा, सबसे पहली चीज समझने की, ये नेचर क्या होता है, वेरिएबल फोर्स होता है। वेरिएबल फोर्स का मतलब समझे क्या है? वेरिएबल फोर्स का मतलब जैसे स्प्रिंग है, थोड़ी कड़क वाली स्प्रिंग, मतलब थोड़ी सी ऐसी लो जो आपसे खिंचाए नहीं। आपने वो देखा एक्सरसाइज वाला, एक्सरसाइज वाले में शुरू में खींचना आसान है, फिर थोड़ी लेंथ बढ़ती है, उसको और खींचना और मुश्किल हो जाता है। हरी बात समझ में? वो और फिर वापस से और खींचना उसका और मुश्किल होता है। पता है क्यों? क्योंकि जितना तुमने खींचा है वो तब खींचे भी वो खुद भी नहीं, समझ रहे हो? मतलब आपको वापस से पलट के उतना तो फोर्स लगाना ही है जो खुद वो खींच रही है, और उससे ज्यादा भी लगाना है ताकि आप उसको और पीछे खींचो। मतलब ये फोर्स फिक्स नहीं है कि हाँ मैं 2 न्यूटन का लगाऊंगा तो आराम से खींच लूंगा, फिक्स 2 न्यूटन का तो फिर ऐसा लगाता है खींचाई गया, नहीं फील हुआ। कोई भी चीज होती है तो हम उस पर फोर्स क्या लगाते हैं, पहले कम लगाते हैं, कम लगाया तो खिंचाया, उसके बाद जितना आपने खींचा उतना वापस से खींचेगी, तो उतना खींचना, तो उतना फोर्स तो तुमको लगाना ही लगाना, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी लगाना ताकि और थोड़ा पीछे खींच लूँ, थोड़ा और पीछे खींचा, उसके बाद फिर जितना और वो खींच रही है उतना तो तुमको लगाना है, फिर और पीछे खींचने के लिए और लगाना है। एक टाइम आता है, तुम आदत होती है पट से छोड़ देते हो, लगती है ना फिर पैर में, ठीक है, मतलब उसमें इतनी एनर्जी स्टोर कर लेती। क्लियर है? हालांकि ये मतलब हम स्प्रिंग पे कर रहे हैं, पर स्प्रिंग के लिए हमने अलग से ही रूल बनाया था, याद है? स्प्रिंग लो, ये हमने स्प्रिंग पे लगाया था। स्प्रिंग समझ में आने वाली चीज होती है, स्प्रिंग के लिए सब चीज अलग है, मतलब स्प्रिंग और ये दोनों सेम है, स्प्रिंग की भी एनर्जी और इसके लिए भी रिलेट किया हुआ है, दोनों को सेम बताया है आखिरी में डेरिवेशन वाइज। पर यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हम कर रहे हैं स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, वायर की, तो वायर भी ऐसे ही समझ लो कुछ स्प्रिंग जैसा होगा, एग्जैक्टली दिखता नहीं है पर फिर भी इंटरनली उसमें यही प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत कम लेवल पे होती है। अच्छा, आपने फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ कितनी होगी, मान लो इसमें खिंचाव आया, ठीक है, इसकी लेंथ जो थी एल से कितनी बन गई, डेल्टा एल। क्लियर? यहाँ से इसकी लेंथ कितनी बन गई, एल से डेल्टा एल बनी। अच्छा, क्लियर है? y का फॉर्मूला बोलो कितना होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल, ये यूज कर रहे हैं ना अपन, एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल। यहाँ से एफ का वैल्यू निकालो, यही काम की चीज है, काम की चीज क्या, फोर्स। यंग मॉडुलस का तो फॉर्मूला पता है, यहाँ से एफ निकाल सकते हो, क्या होगा, इसको इधर और इसको डिवाइड में बेच के निकाल सकते हैं, क्या होगा, वाई ए डेल एल अपॉन में एल इक्वल टू क्या, एफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो ये क्लियर। अब ये इतना आपने खिंचा दिया, अब अपन इसको डेरिवेशन जब कर रहे हैं, जब डेरिवेशन करेंगे ना अपन, तो डेरिवेशन के लिए स्पेशली डेरिवेशन के लिए अपन मान लेते हैं कि इसको कितनी लेंथ तक खींचा, एक्स लेंथ तक खींचा, कितनी लेंथ तक खींचा, एक्स लेंथ तक खींचा, और उसके बाद आपने थोड़ा सा और खींचा तो ये कितने पे आ गया, कुछ dx पे। नहीं समझे? मतलब x तक तो खींचा आपने, उसके बाद थोड़ा सा और फोर्स लगाया dx, क्योंकि अब यहाँ पे इंटीग्रेशन चीज आने वाली है, क्योंकि dx भी x सब उसी में आता है, ठीक है। तो मतलब आपका वर्क डन होगा, वर्क डन से ही तो क्या निकलेगा, एनर्जी। वर्क डन होता है फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, पर वर्क डन यहाँ पे कैसा है, वेरिएबल है ना, क्योंकि फोर्स क्या है, वेरिएबल। अगर फिक्स होता तो सीधे वर्क डन क्या हो जाता, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, पर ये पर हर बार फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब चीज बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है, तो उस समय कैसा इंटीग्रेशन यूज करते हैं, मतलब उस समय क्या यूज कर सकते हो आप, ये यूज कर सकते हो, छोटा सा आपको वर्क डन निकालना होता है तो। नहीं समझे? पढ़ा हुआ है ना, dW इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, मतलब मैं f की वैल्यू तो वो रख दूंगा और dx ये रख दूंगा। क्लियर है? और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं, 0 से लेकर
0 से लेकर कितना, आपको कितना खींचना है, डेल्टा एल तक खींचना। मान लो यहाँ पर डेल एक्स दिया है, तो जितना भी आपको मतलब डेल्टा एल खींच रहे हैं, मतलब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच रहे हैं, डेल्टा एल आपने पूरे को माना था। डेल्टा एल किसको माना था, पूरे को, मतलब 0 से लेकर को डेल्टा एल तक खींच रहे हैं। इंटीग्रेट कर लो जरा, तो ये यहाँ से 0 से लेकर डेल्टा एल रख लूँगा। अच्छा, अपना एल कितना है, अपना यहाँ पे जो एक्स है, जो हमारे लिए एक्स है, वो कितना है, एल है। मतलब मैं यहाँ पे एक्स रख दूँ क्या, सही रहेगा ना। एल लेंथ में खिंचाओ और डेल्टा एक्स कुछ बदलाओ। यहाँ भी कितना रखना पड़ेगा मुझे, कुछ डेल्टा एक्स, तो लेंथ को एक्स रखूंगा, वाई ए एक्स अपॉन में, वाई ए एक्स अपॉन में। अच्छा, ये तो एक्चुअल लेंथ होती है, ये हमारी कौन सी लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ। अपन ने क्या ली है, कैपिटल एल, कैपिटल एल ली ना। और ये वाला तो एल ही है ना, ये क्यों चेंज कर रहे हो, ये तो एक्चुअल लेंथ है ना यार। और ये क्या चेंज है हमारा, कुछ डेल्टा एक्स, ये कितना चेंज है, एल लेंथ में कितना चेंज हुआ, कुछ डेल्टा एक्स। एक्स बाय, सुनो एक मिनट, डेल्टा एक्स पूरा कितना लिया है, वाई ए एक्स बाय वाई ए। अरे इस फॉर्मूले के मुताबिक टोटल लेंथ एल और बदलाव कितना हुआ, जैसे एक्स का बदलाव हुआ, तो लेंथ और डेल्टा एक्स की जगह पूरा क्या रखोगे आप, एक्स ही रखना चाहिए ना। समझे कि नहीं समझे, एक्चुअल लेंथ और चेंज कितना हुआ, इतना। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह क्या, केवल एक्स रखो, केवल एक्स रखो, बात मानो एक्स रखो। और ये वाई ए एक्स, ये तो सब सेम हो गया। यहाँ पे क्या होगा, एफ का वैल्यू वाई ए एक्स अपॉन में लेंथ। क्लियर, ये फोर्स निकल गया, ठीक है। अब आपने उस पर और थोड़ा सा फोर्स लगा के कोई डेल्टा एक्स खींचा है, ठीक है, हाँ, और फोर्स लगाया तो वो एक्स से कितना हो गया, और डेल्टा एक्स, उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे कि लेटेस्ट से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोटा सा डिस्प्ले। ये तो वो पॉइंट था जिसपे आपने खींच दिया था। वाई ए एक्स अपॉन में कितना है, ये एल। क्लियर, वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करो, कितना आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ एफ। डी डब्ल्यू को तो सीधे वर्क डन लिख दूं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू डेल्टा एल। एफ की जगह रखा वाई ए एक्स अपॉन में एल इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है, 0 से लेकर डेल्टा एल तक आपको कुछ ये वर्क करना है, कुछ जो भी है आपका डेल्टा एल का वैल्यू जो भी चेंज होगा वो उसमें आ जाएगा, जितना भी चेंज का आपने वर्क डन किया है। चलो पुट कर दो, मतलब कर दो, वाई ए एल तो कांस्टेंट है, बाहर फेंक दें इसको। वाई ए एल एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाय 2, बहुत बार कर चुके हैं अपन तो, एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट पुट कर दो 0 से लेके कितना, डेल्टा एल तक। ठीक है, इसको हटा दें, नहीं आया तो ये कितना हो जाएगा, वाई ए बाय एल तो ऐसे ही रहेगा, इनटू लिमिट पुट करेंगे तो डेल्टा एल का स्क्वायर बाय 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लिमिट पुट करते आएगी कि नहीं, देखो एक्स की जगह डेल्टा एल रखेंगे तो डेल्टा एल का स्क्वायर बाय 2, और 0 की जगह 0 तो खत्म हो गया, लिमिट पता है ना किस में रखी जाती है, एक्स में अपर लिमिट और एक्स में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके रखते हैं अपन, लोअर लिमिट 0 है तो वही आएगा। अब यही इसका डेरिवेशन है, यही इसका क्या है, वर्क, मतलब यही एक देखा जाए तो ये हो गया। पर हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में अगर इसे कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सी एल का मल्टीप्लाई, जैसे मान लो इसमें एल का मल्टीप्लाई कर लो और एल का क्या कर लो डिवाइड, तो एल इंटू एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, तो वाई ए इंटू डेल्टा एल अपॉन में एल का स्क्वायर और डेल्टा एल का स्क्वायर, और एक एल ऊपर पड़ा रहेगा। नहीं समझे, ये समझ में आया, जानबूझ के एल का मल्टीप्लाई और जानबूझ के एल का डिवाइड किया, जानबूझ के, ताकि डेल्टा एल बाय एल तो क्या बन जाए,
कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? ये क्या होता है डेल्टा एल बाय एल? ये तो अपना वो यंग हमने उसका नहीं स्ट्रेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ बन गया है ना। अरे होल स्क्वायर कैंसिल थोड़ी होता है डिवाइड में, कौन सा गणित चला रहा है? ठीक है, ये टोटल का मतलब वो स्क्वायर जो था इसको ऐसा होल स्क्वायर लगा दूं मैं, तो ये क्या हो गया वाई ए और क्या स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू लेंथ। नहीं समझे? अच्छा, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। यहाँ पे एरिया भी है और क्या है, मतलब लेंथ भी है। नहीं, पहले वॉल्यूम लेंथ बोलोगे फिर वॉल्यूम बोलोगे यार। एरिया भी है और क्या है, लेंथ भी है। दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में है ना। तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू कोई सी भी लेंथ हो वो किसके बराबर होती है? वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट भी क्या होगा? वॉल्यूम। एरिया इंटू ब्रेड्थ भी क्या होगा? वॉल्यूम। क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये सब क्या है? लेंथ ही तो है। एरिया के साथ एक और लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ होता है। ठीक है, तो मैं ए और एल को साथ में लिख लूँ दोस्ती में, इस ए को इधर लिख लूँ। हाँ, अगली स्टेप में भी कर देंगे। ये 1/2 कहाँ था? इसको गायब क्यों कर रहे हैं? ये 1/2 चल रहा है ना, 1/2 ले लो। एल ए को वी कर दे। चलो, ये आ गया अपना प्रूफ। ये एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि वर्क डन यू के बराबर होती है। दिस इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये एक फॉर्म डिराइव हुआ, आप इससे अलग अलग बना सकते हो। क्लियर है? इंटीग्रेशन करते हुए बाहर किसको निकालते हैं? कांस्टेंट जो एक्स के अलावा टर्म हो गई। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक खत्म हो गया। इसमें एक छोटी सी चीज है जिसको बोलते हैं क्या, पॉइजन्स रेशो। क्या होता है? पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो एक चीज बच गई है। पॉइजन्स रेशो किसको बोलते हैं अपन? अच्छा, जब मतलब एक साइंटिस्ट था, उसने क्या ऑब्जर्व किया, पॉइजन्स रेशो क्या होता है? देखो, जब आप किसी वायर को आप फोर्स लगाते हो तो वायर क्या हो जाता है, उसका डायमीटर भी क्या हो जाता है, दुबला हो जाता है। हरी बात समझ में? हाँ, ज़्यादा फोर्स हमेशा वही कि ज़्यादा या कम कितना भी लगाया आपने, डिपेंड करता है। नहीं हुआ चेंज तो जीरो ले लोगे, फॉर्मूले में तो वैल्यू जीरो पुट करना है ना अपने को। ठीक है, हुआ तो रख देंगे, कुछ 0.0000001 हुआ तो 0.00001 रख देना, उससे क्या है। चेंज हुआ अपन ने मान लिया। ठीक है, आपने जब ये लेंथ एल बढ़ाया, मतलब यहाँ पर लेंथ कुछ एल भी है और ये छोटा सा पोर्शन से खींचा आपने, तो कितना हो गया डेल्टा एल। तो पॉइजन ने क्या नोट किया कि यार ये भी क्या हो रहा है, इसका जो रेडियस है या डायमीटर है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कहाँ से बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा खींचने से। ठीक है, ये चीज़ आपका रेडियस है तो ये कुछ आर एच हो जाएगा, जो कि आर एच क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा आर से। ठीक है, तो ये रेडियस कम हो रहा है, तो उसने क्या एक नया फॉर्मूला दिया। पॉइजन रेशो का जो फॉर्मूला होता है उसको उसने बोला लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये दो स्ट्रेन का रेशो है रे भाई। बाकी स्ट्रेन का रेशो चल रहा था। पॉइजन में दो स्ट्रेन का रेशो है, एक लेटरल स्ट्रेन और एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो तुमको पता है क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल। लेटरल स्ट्रेन मतलब ये जो पतला हुआ है ना, कितना पतला हुआ है, डेल्टा आर अपॉन में चल रेडियस आर। हाँ, मतलब आर डेज जो भी चेंज हुआ, नहीं समझे? ये लेटरल स्ट्रेन। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं आप लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल का रेशो। अच्छा, अब एक्चुअल में बुक में माइनस लगाया होता है, पता है क्यों? क्योंकि पॉइजन रेशो पॉजिटिव रखने के लिए माइनस। क्यों? क्योंकि आप खींचते हो तो डायमेंशन क्या होगा, रेडियस क्या होगा, घटेगा। अरे भाई, रेडियस अगर 5 थी तो 5 से कितनी होगी, 4। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कितना होगा, -1। उस माइनस को हटाने के लिए जानबूझ के एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए कई बार यहाँ पे माइनस भी देखने के लिए आपको मिलता है, ताकि आंसर क्या है, पॉजिटिव। उसको पता है ना, क्योंकि माइनस में ही आएगा। ठीक है,
तो आप मॉड वगैरह भी लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बस इसको ऐसे ही माइनस के साथ से बताते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, पॉइजन्स रेशो। अगर कभी हम मॉड लगा देते हो ठीक है, आप लगा सकते हो। बाकी क्लियर है? यहाँ पे बाकी ये पॉइजन्स रेशो के फॉर्म में बात खत्म हो गई। एक अप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल दे रखा है, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा इसका, है ना। तो मुझे लगता है कि ये वैसे तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, पर ये जो एप्लीकेशन है एक छोटा सा बता दूंगा मैं, ताकि मैं कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करता हूँ कभी भी। ठीक है, सारी चीज़ें एक एक क्लियर करता हूँ।